जाएगा। इससे पहले भी ये बात कही गई थी, लेकिन आज डेली वेजर्स ने अगर कुछ फैसला किया है अपने एहतजाज को वापस लेने का, तो सवाल यह है कि आखिर आज क्या हुआ है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो आज क्या कुछ बातचीत हुई थी, पहले वो आपको सुना देते हैं। हल करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में यहाँ काम कर रही है। डेली वेजर्स हमारे भाई बंधु हैं, हमारे अजीज हैं, बच्चे हैं। इनके इश्यूज जेन्युइन हैं, इनके साथ मुसलसल ज्यादतियाँ होती रही हैं, सरकार ये मानती है। और ये लोग स्ट्राइक पे थे और इनका एक जेन्युइन इशू था। मेरे साथ बातचीत हुई है इनकी और कुछ मुद्दों पे हमने इनकी बात मानी है और जो मैंने देखा है कि जेन्युइन है। अब सरकार ने एक कमेटी तश्कील दी है और कमेटी को मैं जो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी इनसे मुलाकात करें और ये क्योंकि ये सब चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं, एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं और एसेंशियल सर्विसेज ये लोग जो हैं इंजाम दे रहे हैं, इनकी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक बड़ी खिदमात हैं। और इन खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं और दूसरे लोग हैं कि वो जल्दी इनसे मिलके इनकी एक फाइनल रिकमेंडेशन दे दें। तो सूफी अरफात साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं JKNC से और जनाब सोहेल काज़मी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी और सीनियर एक्सपर्ट भी और सीनियर जर्नलिस्ट भी, माफ़ कीजिएगा, और ज़ुबानें फिसल जाती है आमतौर पे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि डेली वेजर्स के जो मुद्दे हैं वो हल होंगे या नहीं होंगे। सवाल ये है कि एक बड़ा तबका ये कह रहा है, ख़ास तौर पे आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट या फिर जो सियासी तौर पे एक सियासी पंडित कह सकता है कि कहीं न कहीं जम्मू के डेली वेजर्स या कश्मीर के डेली वेजर्स, इन दोनों में से किसी एक जमात को, एक ग्रुप को सियासी पार्टियों ने हाईजैक कर रखा और अपने हिसाब से चला रहे। सोहेल साहब, आपकी राय? देखिए सर, आमिर भाई, ये खुद तो लगे नहीं कोई भी 50, 55, 60 हजार जो लोग हैं ये किसी न किसी सक्सेसिव सरकार में लगाए गए हैं। और अभी जैसे जावेद राना साहब बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं, डिप्टी चेयरमैन भी रहे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उनका भी जो बात उन्होंने की है बिल्कुल जायज है। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी, उमर अब्दुल्ला ने भी बिल्कुल उनसे अपील की है कि अपनी जो हड़ताल है इसको कॉल ऑफ कीजिए और गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी हेडेड जो चेयरमैन है उनकी ज़ेर क़यादत में ये कमेटी काम करेगी और जो भी रिकमेंडेशंस आएंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है ये रेगुलराइज हो। जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जब बाहर से तो आए नहीं है, इनको किसी ना किसी सिस्टम ने इन्वॉल्व किया है। और कुछ लोग तो रिटायर होने वाले हैं, ह्यूमन एंगल भी है, कुछ लोग बीमार हैं, फिर भी वो सड़कों पे हैं। और वो सब गवर्नर से, सत्यपाल मलिक थे, मुर्मू साहब थे, मनोज सिन्हा साहब थे, आज चीफ मिनिस्टर है, सबके सामने डेमोस्ट्रेट कर चुके हैं। और एक ह्यूमन एंगल को आप देखते हुए, क्योंकि पिछले 5-7 सालों से रिक्रूटमेंट भी उस पैमाने पे नहीं हुई जिस पैमाने पे होनी चाहिए, और जो हुई उसमें स्कैंडल्स निकले, उनको री एडवर्टाइज करना पड़ा। तो टेकिंग केयर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द डेली वेजेस प्रॉब्लम, ये किसी पॉलिटिकल प्रोसेस है। मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे एक पेज पे आना पड़ेगा और ये ह्यूमन एंगल जो है इसके लिए सबको बैठना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा और इनको रेगुलराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है लॉन्ग पेंडिंग इशू है और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़ा हुआ इशू है। 50-60 हजार से मेरी मुराद है, 50-60 हजार लोगों से मुराद है कि 50 हजार फैमिलीज जो है वो सफर कर रही हैं। और एक फैमिली में अगर 5 बंदे भी होंगे तो 50 into 5 अगर आप करें तो 2.5 लाख लोग डेली वेजर्स जो हैं वो सफर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार ने कहा है और उमर अब्दुल्ला जो कहते हैं उस पर करने की पूरी कोशिश करते हैं, डिस्पाइट ऑफ मैनी कंस्ट्रेंट्स एज फार एज यूनियन टेरिटरीज कंसर्न। लेकिन ऑनरेबल गवर्नर्स के साथ मिलके ये जरूर मसला हल करवाएंगे और मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। जिस तरह की उनकी गवर्नेंस है, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, जिस तरह की सीरियसनेस है और जिस तरह से वो बिल्डअप करना चाहते हैं अपना आगे का फ्यूचर पॉलिटिकल सिस्टम भी, क्योंकि सियासत में सब कुछ परमानेंट नहीं होता है, सुबह कुछ होती है, शाम कुछ होती है। तो मुझे लगता है जितना वो लोगों से और मजबूती से जुड़ेंगे उसमें ये भी एक रोल प्ले करेगा कि डेली वेजर्स का मसला भी जो है इस पॉपुलर गवर्नमेंट ने, जिसको लोगों ने बड़ी खूबसूरती से चुना है, उन्होंने हल किया और लोगों का
के समर्थन में आए। तो मुझे लगता है इसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज अगर पॉलिटिक्स ना करें, एक ह्यूमन एंगल पे बात करें तो ये मसला हल हो सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। बिल्कुल बड़ी बात है। सूफी साहब, आपसे आपकी राय जानने की कोशिश करूंगा, और ये सवाल मेरा नहीं है, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं पसे पुष्ट सियासी पार्टियां हैं जो इनको अचानक, क्योंकि ये मुद्दा आज से नहीं, 90 के दहाके के बाद सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, उसके बाद लगातार इन लोगों के सवालात और इन लोगों का एहतजाज जारी रहा, लगातार कहने की मांगें चलती रही, एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे कार्यकाल में चलता रहा। अब अचानक सरकार बनी और अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा उग्र हो गए। हालांकि मैं देखिए इसके ऑड इवन पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये जानूंगा कि क्या वाकई ऐसी चीजों के इम्कानात हैं सियासी पार्टियों का की पुष्ट पनाही के हवाले से। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई और हमारे मोहतरम जो काज़मी साहब हैं, उन्होंने बड़ा डिटेल्ड तरीके से इसका ह्यूमन एंगल एक्सप्लोर करके और उसके बाद वो सब बातें आपके सामने रखी जो कि हकीकत है, और इस हकीकत से मैं क्या कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और इस हवाले से उन्होंने सरकार के ऊपर भी जो खासकर उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर बात की, तो मैं उससे भी इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ा बहुत इस चीज को एक दूसरा एंगल दिखाना चाहता हूँ। मैं चूंकि खुद एक म्यूनिसिपैलिटी का चेयरपर्सन रह चुका हूँ, तो ये मामला हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज का है उसके भी कुछ मतलब बहुत सारे ये जो कैजुअल लेबर्स है, CPWs है, DRWs है, DRs है, मतलब जितने भी है, तो उस डिपार्टमेंट का भी अच्छा खासा एक बड़ी तादाद है उनकी भी, जो कि काफी सालों से सफर कर रही है। और मैं आपको ये एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे मैं खुद रोता हूँ कई बार। मेरे कई सारे ऐसे डेली वेजर्स हैं जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी डिग्रियां रखते हैं, लेकिन वक्त के हालात और उस हिसाब से जब उनकी ये नौकरी लग गई, उस टाइम उन्होंने समझा कि शायद आगे 4, 5, 6, 7 साल में रेगुलराइज हो जाएंगे, तो उन्होंने बड़े मजबूती से इस रस्सी को थामा। उसमें सफाई कर्मचारी भी हमारे हैं, उनने इस रस्सी को थामा कि यार कहीं ना कहीं चार्ज जो 2100 रुपए मिल रहे हैं 70 रुपए पर डे के हिसाब से, और फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ गया, 4500 मिलने लगे, फिर उनके 6000 मिल रहे थे, फिर 9000 मिलते थे। आप यकीन मानेंगे ना, वो मेरे से पढ़े लिखे, मेरे से बड़े इसी समाज के हिस्से हैं जिस समाज में मैं रहता हूँ। मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, लेकिन इज्जत में वो मुझसे ज्यादा है क्योंकि वो मेरे बड़े भाई या उसी कैटेगरी में आते हैं। उनके बच्चे मेरे जितने हैं, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन है, आज हायर स्टडीज में जा रहे हैं, और अपने माँ बाप, अपने वालिदैन की ये दुर्दशा और ये जो हालात की सितम ज़रीफी है, उनके हालात, हर दिन एहतजाज, कभी किसी की लताड़, कभी किसी की दहाड़, कभी किसी की डांट, कभी किसी की डपट, कभी यहाँ से झाड़ू उठाओ, कभी वहां से वो काम करो, और जॉब्स, मीनियल जॉब्स। हालांकि डिग्निटी ऑफ लेबर के हिसाब से कोई जॉब ऑड नहीं है, मैं इस चीज को मानता हूँ कि डिग्निटी ऑफ लेबर इज द हाईएस्ट थिंग दैट अ सिविलाइज्ड सोसाइटी शुड हैव इन इट्स एथिक्स। तो इसी हिसाब से मैंने इस चीज को देखा हुआ है, चाहे वो हमारे सफाई मित्र हों, चाहे वो बाकी CPWs हो, चाहे वो PHE के हो या PDD के हो। वो कितने सारे PDD के मुलाजमीन इलेक्ट्रोक्यूट हो के गिर गए लाइव वायरस को टच करके, और उनकी फैमिलीज का आज कोई पुरसान हाल नहीं है, और उनकी फैमिलीज आज किस हाल में है इसको किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये जो आपने बात की है, सियासत कहीं ना कहीं हो रही है, और सियासत बहुत गंदे तरीके से हो रही है। जो भी पार्टी इसके पास पुष्ट है, वो चाहती है कि मेरे को इसका क्रेडिट मिले, दूसरा इसका क्रेडिट लेकर ना जाए। अरे नालायकों, कम से कम इतना तो समझो, ये इतनी सारी फैमिलीज है, इतने सारे भूखे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं, इनके घरों के कुछ यतीम बच्चे भी हैं जिनके वालिदैन, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो PDD से वाबस्ता मुलाजिम हो, जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो मारे गए। तो उनके लिए फैमिलीज में इस वक्त मातम है, आज भी, आज ईद है, उनके घरों में कुछ नहीं होगा। और जो हमारे डेली वेजर्स है, उनको बड़ी मुश्किल से, अपने जो भी DDOs है, बड़ी मुश्किल से उनको इस ईद का कहीं ना 3 दिन काटेंगे, 4 दिन काटेंगे, 5 दिन काटेंगे, नहीं आपको नहीं दे सकते, हालांकि वो पूरा काम भी करते हैं। तो मैं दोनों तरफ से, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और जो ये गंदी सियासत करने वाले लोग हैं, मेरी उनसे अपील है कि उनका इस्तेमाल न करें, उनको बहकावे में न लाए। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन या इस वक्त हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने असेंबली के पटल पे ये बात बड़े वसूख से कही, और उसी वक्त उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की, 6 महीने का टाइम दिया, जहां इतना वक्त वक्फा गुजर गया, जहां
24 साल 25 साल गुजर गए, 6 महीने कोई दूर की बात नहीं है, सरकार को बने हुए भी 6 महीने हो गए और अगले 6 महीने भी जल्दी हो जाएंगे। उस दौरान मुझे यकीन है कि जिस हिसाब से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी काबीना के साथी और उनके बाकी लेजिस्लेटर्स इस चीज को लेकर सीरियसनेस दिखा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इनके रेगुलराइजेशन का मामला भी दिन का उजाला बहुत जल्द देखेंगे। और लेकिन इसमें एक लोचा है, एक और भी हमें पता है कि सरकार को भी, हमारे उमर साहब को भी इस चीज पे लड़ना है। फंड्स की दस्तियाबी, क्योंकि रियासत के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। कल को कमेटी ये रिपोर्ट दे कि इतना सारा पैसा है, अब कहां से लाएंगे? जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मुद्दा है। ये चीज़ें मैं सुहेल साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा। क्या फंड की दस्तयाबी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज, क्योंकि देखिए नीयत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा और नीयत हम जांच भी नहीं सकते। हालांकि सरकार ने कहा है कि इस कमेटी के जरिए 6 महीने के अंदर हम उनके मसले को हल करेंगे। क्या बजट के मसले पे जहां पे बात आएगी, फंडिंग की बात जहां पे आएगी, क्या वहां पे पेच फंसेगा एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के दरमियान, क्योंकि खजाना कहीं ना कहीं उस पर तो पहरा है? सर देखिए, जहां तक रियल इश्यूज को एड्रेस करने की बात होती है, जब सरकार चाहती है रियल इश्यूज को एड्रेस करना तो इश्यूज एड्रेस हो जाते हैं। अगर आपको याद होगा, हमारे यहाँ अपना एक बैंक है जिसको JNK बैंक बोलते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 5-7 सालों से इतने स्कैम्स, कोई 100 करोड़ लेके भाग गया, कोई 250 करोड़ लेके भाग गया, कोई 300 करोड़ लेके भाग गया। ये जो भागने वाले लोग थे 300, 400, 500 करोड़, ये लोगों के पैसे जब लोग खा के भाग गए। तो उसी तरह हमारे पास माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, जब इतनी चीजों के लिए श्राइन बोर्ड पैसा देती है, मरकज को भी देती है, बाकी जगहों पे भी देती है। उसी तरह हमारे पास पावर प्रोजेक्ट से, जहां से एक्सेस इन मिलियंस पैसा आता है, जो हम बिजली बेचते हैं, बाकी चीजें बेचते हैं, तो 50,000 लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, और उन लोगों को जिनकी सर्विसेज आप ले चुके हैं, जिनसे रात दिन एसेंशियल कमोडिटीज की बात अभी कोई कर रहा था, तो एसेंशियल कमोडिटीज, पानी का नलका खोलते हैं, आपके घर में पानी नहीं आएगा अगर वो सुबह 4 बजे वो पाइपलाइन नहीं खोलेंगे, या बिजली बंद हो जाएगी अगर वो पोल पे नहीं चढ़ेंगे, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इतने डेंजरस कामों में ये डेली वेजर्स काम करते हैं, जिससे कि जम्मू कश्मीर के लोग आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। और सैलरी उनको क्या मिल रही है? 4,000, 5,000। आप मुझे खुद ही बताएं आमिर भाई कि 5,000 रुपए में एक इंसान अपनी फैमिली को पाल सकता है, और उनका कसूर कोई नहीं है, वो खुद नहीं लगे हैं। तो इसलिए फंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप गोल्फ कोर्सेज के लिए पैसा दे सकते हैं, लीकर पॉलिसी से, अभी ऑनरेबल गवर्नर कहते हैं कि हमें लीकर पॉलिसी से 300 करोड़ आया जम्मू कश्मीर को 1 साल में। आपने हर साल टेंडरिंग बिडिंग करना शुरू कर दी। जब हम इन चीजों से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा पैसा अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग भी जाएगा, जिनसे कि 50,000 चूल्हे जो हैं वो जलेंगे और उनके घर आबाद होंगे, तो मुझे लगता है कि उनको करना चाहिए। और इसके लिए अगर वो मरकज से भी बात करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन स्टेट के पास के डोमेन में ये सब चीजें हैं, वो इन मसलों को हल कर सकती हैं। आफ्टर ऑल हमने सरप्लस टू सरप्लस प्रॉफिट जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ट्रिप पे ही तो लगाना है जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी है कि इन लोगों के घर जो है वो इज्जत से चले, इज्जत की रोटी खाएं और आगे बढ़े। बिल्कुल। अगर ये चीज़ें जिस तरीके से आपने बताया, इसमें वाकई कोई शक नहीं है कि सरकार ने इतनी जल्दी, इतनी आसानी से चीज़ों को फौरी तौर पे हल करने की बात कही है। हालांकि अपोजिशन की बातें जब भी आई है, उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिव मामलों में सरकार के साथ हैं और कदम से कदम मिला करके चलेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें इतनी ही आसान होती तो शायद ये मसला इससे पहले ही हल हो चुका होता, क्योंकि इससे पहले भी सरकारें रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रही हैं। सोफे साहब, आपसे समझेंगे हम यही चीज़ें कि क्या आपको लग रहा है कि वाकई इतनी आसानी से मसला हल हो जाएगा अगर सरकार चाह भी ले कि 6 महीने में कमेटी तश्कील हो, कमेटी के जरिए इन तमाम तर मसले को हल कर दिया जाए, तो कहां पे पेच फंसेगा, कहां पे रुकावटें पैदा होंगी? देखिए, जो भी लोग यहाँ पर इस पॉट को बॉइलिंग देखना चाहते हैं, वो तो किसी भी लिहाज से नहीं चाहेंगे कि मसला हल हो। हालांकि जितनी क्लियर एश्योरेंस हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने दी है अब की बार, और उन्होंने इसमें एक पहला स्टेप भी लिया है, जो कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हैं, और उतना कोई खास टाइम फ्रेम भी ज्यादा नहीं रखा है कि 2 साल में रिपोर्ट देनी है, 1 साल में रिपोर्ट देनी है। 6 महीने या मतलब 6 महीने तक रिपोर्ट देनी है, और रिपोर्ट के बाद उस पर इमीडिएट डिस्कशन भी इनको करना है। और जैसे भी अभी काज़मी साहब ने बता दिया कि सरकार के डोमेन में है, तो कहीं ना कहीं पर इनके लिए एडिशनल सेस है, बाकी चीजें हैं जहां से इनके लिए वो सारी चीजें जनरेट हो सकती है।
हाँ, मैं ये मानता हूं कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन कई सारी चीजों पर अभी अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एक जो बाइफरकेटेड मैंडेट है, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीनों रीजन से अच्छी खासी तादाद में वोट्स लिए हैं, लेकिन एक बाइफरकेटेड मैंडेट है। जम्मू में ज्यादातर जो एमएलएज है वो बीजेपी से है, और कश्मीर वैली में और बाकी एरियाज जो जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस और मिली जुली पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स है। बिल्कुल। तो ये एक इस वक्त मैं किसी तंजीम का नाम नहीं लेना चाहूंगा, या उनके जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, फिर मजदूरों का संघ होता है, दूसरों की कमेटी होती है, बाकी लोगों के ट्रेड यूनियंस जो मतलब ओवरऑल जिसको हम कहते हैं, उनकी अपनी अपनी ट्रेड यूनियंस है, और वो अपने उन ट्रेड यूनियंस के थ्रू ही इस वक्त वो बड़ा इंतशार फैला रही है। तो इस चीज को लेकर मैं ये जो अपने हमारे CPWs हैं, डेली रेटेड वर्कर्स है, डेली वेजर्स है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप इस वक्त एक ही बात को थाम के रखिए। जो इस वक्त की सरकार है, उन्होंने जो वादे किए हैं उनके ऊपर अपना पूरा भरोसा रखिए और उनसे जवाब लीजिए और पूरा फॉलो अप कीजिए, पूरा वॉच एंड वार्ड रखिए। दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। 6 महीने कोई बड़ा अरसा नहीं है। 6 महीने के बाद इसी सरकार ने अगर आपके साथ कोई ज्यादती की, आपका हाथ होगा, सरकार का गिरेबान होगा। लेकिन अगर आप दाएं बाएं गए, किसी के बहकावे में आए, किसी ने बोला कोर्ट अटेंड करेंगे, किसी ने बोला हम पार्लियामेंट में जाएंगे, किसी ने बोला जंतर मंतर पे जाएंगे, तो उससे आप अपने दिन जाया कर रहे हैं और आप उनके उस गलत सियासत के शिकार हो रहे हैं। इस वक्त उस सियासत के शिकार आप ना बनिए, बल्कि इस वक्त जो वादा चीफ मिनिस्टर साहब ने किया है उसके ऊपर पूरा भरोसा रखिए, ताकि उन लोगों को भी सियासत करने का मौका ना मिले जो आपके शाने के ऊपर बंदूक रख के अपने हाथों से गोली चला रहे हैं, और जिसके शिकार फिर आपको ही होना है। और खुदा ना करे ऐसा कुछ हो जहां पर आप अपनी गलतियों का शिकार हो जाए, क्योंकि इस वक्त अगर गलती करेगी तो वो सरकार करेगी और गलती का अजाला सरकार को ही करना होगा और गलती का जवाब भी उससे लेना होगा। लेकिन गलती अगर आप लोगों ने की, जो मेरे CPW भाई बहनें हैं, आप लोग गलती ना करें। 6 महीने तक इंतजार कीजिए और उसके बाद देखिए कि ऊंट किस डायरेक्शन में जाता है और हवा का रुख क्या होता है। उसी हवा के रुख पे आपको इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने सूफी साहब। उम्मीद है कि ये चीज़ें लोगों को समझ में आएंगी और जिस डायरेक्शन में हमने बात की है, यकीनन इन तमाम तरजीहत में अगर चीज़ें बदलती भी हैं तो इससे बहुत सारी रहनुमाई हासिल होंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर बातचीत के लिए सूफी साहब आपका। अब काज़मी साहब बने रहिएगा, क्योंकि कुछ ख़ास चीज़ों पे आपकी राय लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि उन चीज़ों पे ख़ास तौर पे बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद के हवाले से, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना रुख साफ किया, उनको ज़मानत दे दी। रशीद ने हाई कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की है जिसमें उन्होंने तिहाड़ से पार्लियामेंट तक जाने के लिए उनकी तरफ से खर्च वाली शर्त को वापस लेने की मांग की है। दरअसल इंजीनियर रशीद थोड़े से फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को इस शर्त पर कस्टडी पैरोल दी थी कि इस दरमियान हर रोज तिहाड़ जेल से पार्लियामेंट ले जाने का खर्च इंजीनियर रशीद को खुद उठाना पड़ेगा। अब इंजीनियर रशीद की ओर से दाखिल अर्जी में उन्होंने कहा है कि मरकजी सरकार उनकी तिहाड़ जेल से संसद की ओर ले जाने के खर्च के तौर पर हर रोज 1,40,000, अब जाहिर है कि 1.5 लाख के आसपास मांग रही है। इंजीनियर रशीद ने अर्जी में हाई कोर्ट से मांग की है कि वो इस शर्त को वापस ले। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कल ही टेरर फंडिंग के इल्जाम में तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद को संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पर रोल दी थी। अब इंजीनियर रशीद की इस नई अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट कल सुनवाई करेगा। ठीक है, तो अब सीधा ये जो चीजें इसमें समझ में आती है वो ये कि क्या इंजीनियर रशीद साहब ने पैरोल पे जो अर्जी दी थी, क्या उसमें वो खुद ही फंस गए हैं, या फिर जो उनके साथ रवादारी अपनाई जा रही है, 1.5 लाख रुपए करीब अदा करना होगा, हर रोज का खर्च उन्हें देना होगा, फिर वो पार्लियामेंट जाएंगे। तो ये पूरा मामला गुंजलक है थोड़ा सा, क्योंकि कोर्ट ने अगर दिया है तो जाहिर है कि कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें कुछ न कुछ ऐसी है जो आमतौर पर समझ में नहीं आ रही है। ये कल वाज़ेह होगा, लेकिन एक सीनियर जर्नलिस्ट क्या सोचता है, काज़मी साहब? देखिए सर, ऑनरेबल कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं उन पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं खुद लॉ नोइंग हूँ, एडवोकेट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये जब कुछ ऐसे डिसीजंस आते हैं तो इनको कोर्ट की कार्रवाई से ही उसका जवाब दिया जाता है।
लेकिन मैं समझता हूं कि जिस टेरर फंडिंग के केस में इंजीनियर रशीद सजा भुगत रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है, और उसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के हिसाब से वो जिस तरह से इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते, मैं नहीं समझ सकता हूं। अब जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि वो दोनों तरफ से फंस चुके हैं, अब तो एक पार्लियामेंटेरियन की जो सैलरी है वो भी लगभग 2.5 लाख के करीब है, 2.5-3 लाख के करीब है, ज्यादा ही होगी। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक जो सजा याफ्ता इंसान है उसको अपनी सजा को बड़ा सीरियसली बिल्कुल उसको लेना चाहिए। और जहां तक पार्लियामेंट का सेशन है तो इंजीनियर रशीद को मैं जाती तौर पे जानता हूं, वो इतनी जबरदस्त आवाज नहीं है जम्मू कश्मीर की जो पार्लियामेंट में उनकी आवाज गूंजेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा। अगर फायदा होता तो वो असेंबली में हम उनको देखते थे, सिवाय शोर मचाने के और रॉन्ग प्रोपोगेशन के वो कुछ नहीं करते थे। तो अगर कोर्ट की डायरेक्शन ऐसी है और वो पे नहीं कर सकते हैं तो उनको, मुझे लगता है उनको अंदर ही रहना चाहिए, आराम से रेस्ट करें, जब इजाजत मिलेगी तब पार्लियामेंट में जाके रिप्रेजेंट करें अपनी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी को। लेकिन वो वैसी शख्सियत नहीं है जिनसे कोई हाई जो एस्पायरेशंस जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को मिल सकती। बड़ी बात है और जाहिर है कि इन तमाम तर चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल गुंजलक है। काज़मी साहब, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंजीनियर रशीद साहब क्या अगर लगातार पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होते हैं हर रोज़ 1,40,000 पे करके, तो आपकी नज़र में ये वर्थ इट होगा या कहीं ना कहीं उनका अर्जी डालना हाई कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, ऐसा भी होता है, कुछ समर्थक होते हैं, सपोर्टर्स जिसको हम बोलते हैं, जो इसमें इन पे इन्वेस्ट करें और चाहें कि ये रिप्रेजेंट करें कुछ चीजों को पार्लियामेंट में, उनके सवालात उठाएं। बड़ी चीजें हमने देखी हैं, बड़े सवालात ऐसे भी होते हैं जो पार्लियामेंटेरियंस को स्पॉन्सर्ड होते हैं और वो स्पॉन्सर करके वहां बोलते हैं, उठाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इंजीनियर रशीद की वैसी कोई फैन फॉलोइंग जम्मू कश्मीर में है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि वैसे वो जम्मू कश्मीर के काज को या जम्मू कश्मीर की वेलफेयर को या जम्मू कश्मीर के कुछ ओवरऑल ढांचे को इंप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट में मियां अल्ताफ साहब वहां बैठे हैं, वो 2-3 बार मिनिस्टर रहे हैं, एक लेगेसी से आते हैं और वो अच्छी तरह रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं अनंतनाग पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी को और जम्मू कश्मीर का पक्ष रख रहे हैं। राउल्ला साहब हैं, वो भी अच्छे मार्जिन से पार्लियामेंट में गए हैं और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी जमीनी हकायक पे होता है वो रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना मैंने इंजीनियर रशीद को असेंबलीज में देखा है, सिवाय न्यूसेंस वैल्यू के उनके पास कुछ नहीं होता, पीपल सेंट्रिक कोई बात नहीं होती। वो या तो पाकिस्तान का राग रागते रहते थे या कोई और राग ऐसे जो इररिलेवेंट राग होते थे, और मुझे लगता है पार्लियामेंट में वो वही राग रागेंगे जिसका मुझे लगता है आज की कोई जमीनी हकायक पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और लोग सुनना नहीं चाहते। लोग प्रॉस्पेरिटी की बात सुनना चाहते हैं, लोग एडिशनल फंड्स जम्मू कश्मीर में उसकी बात सुनना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंप्रूव किया जाए, फिजा में और टूरिज्म कैसे आए, टूरिज्म से जुड़े हुए बाकी अलाइड सेक्टर्स कैसे इंप्रूव हो, वो बातें सुनने के लिए आज की हमारी जो जनरेशन है या यहाँ के लोग हैं वो सुनना चाहते हैं। हेल्थ सेक्टर कैसे इंप्रूव हो। तो मुझे जाती तौर पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप उसका कैसे लेते हैं, लेकिन यह कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज जस्ट ए न्यूसेंस वैल्यू, नथिंग एल्स। बड़ी बात है और जाहिर है कि एक शेर का एक मिसरा है कि लो अपने आप दाम में सयाद आ गया। ये समझने की कोशिश करें, क्या शिकारी खुद शिकार हो गया या फिर उनके ऊपर, इंजीनियर रशीद साहब के ऊपर ये चीज़ें भारी पड़ेंगी, क्योंकि अब उन्होंने रिहाई मांगी थी और उनको ज़मानत मिल भी गई, लेकिन किन शर्तों पे जो उनके हक में नहीं है। और आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात होंगी, पैदा होंगी। इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी AIP से जुड़े हुए चीफ स्पोक्स पर्सन हमारे साथ फिरदौस परवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और इस वक्त जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं अपनी नज़रों से, उसे साफ तौर पर लग रहा है कि इंजीनियर रशीद साहब और AIP चारों तरफ से घिरी हुई है और कहीं ना कहीं उनके हक में कुछ चीजें नहीं है। पहले तो हम सबको पहले जज नहीं बनना चाहिए। कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है हमें बिल्कुल तस्लीम है और हमें कोर्ट ये भी हक देता है कि हम उस पर दोबारा से अपील करें कि अगर जो एक्सपेंसेस जो जेल अथॉरिटीज दे रहे हैं
हालांकि मैं तो उनकी डिटेल्स में नहीं गया कि जो उन्होंने डिटेल्स दी है एक्सपेंसेस की इंजीनियर रशीद पे जो खर्चा आने वाला है उन जैसा कि वो कह रहे हैं, तो हालांकि ये जस्टिफाइबल नहीं है किसी तरह से भी। जिस तरह से कि उनको पिछली दफा बेल मिली, हाँ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है कोर्ट में, वो तो हमने बाज़ाब्ता भर दिया था लास्ट टाइम भी। अगर आज भी कोर्ट बोलता है ऐसा कुछ तो वो कर लेंगे, मगर ऐसा कि उनके पार्लियामेंट जाने पे एक्सपेंसेस पिछली बार भी वो गए तो उस तरह का कोई एक्सपेंस उनसे नहीं मांगा गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जेल अथॉरिटीज ये चाहती है या एनआईए ये चाहती है कि कहीं ना कहीं कोर्ट को भी इस तरह से इन्फ्लुएंस करे कि इंजीनियर रशीद साहब को किसी भी हालत में पार्लियामेंट में जाने की इजाजत नहीं दी जाए। और जहां तक मेरे कलीग जो अभी बात कर रहे थे कि इंजीनियर कह रहे थे कि इंजीनियर रशीद साहब का ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, इनके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इंजीनियर रशीद साहब एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के 18.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी आवाज है, और 5.5 लाख लोगों के करीब के लोगों ने लगभग उनको वोट दिया है और उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक बड़े से ताकत नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो इतनी दहाइयों से यहाँ पे हुकूमत कर रही है, और एक इतनी बड़ी पार्टी जिसका एक बैकग्राउंड है, उनका दादा जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी था और उसके बाद उसके वालिद वो फिर कन्वर्ट हो गए फिर चीफ मिनिस्टर में, और उसके वालिद फिर चीफ मिनिस्टर बन गए, और खुद भी। देखिए उनकी ग्रेटनेस पे कोई शक नहीं कर सकता, हर एक की अपनी अपनी राय होती है। काज़मी साहब ने भी अपनी राय रखी और उन्होंने वाजे भी कर दिया कि ये मेरी राय है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इस चीज से सहमत हो। अब फिर तो सब मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा। देखिए ये बात तो आप भी मानते हैं कि एनआईए की तरफ से हो, कोर्ट की तरफ से हो, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की तरफ से हो, कहीं से भी हो, चीजें थोड़ी सी अब वैसी नहीं है जैसे पहले थी। अब आने वाले दिनों के लिए इंजीनियर रशीद साहब या एआईपी अपना क्या देख पा रही है मुस्तकबिल? बिल्कुल हमारा हक है, क्योंकि एक चीज वाजे कर दो फिर सब, असल में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही है, जिसके लिए बार बार इंजीनियर रशीद साहब कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उन कोशिशों के बावजूद ना लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो पा रही है, ना ही जिस चीज की वजह से लोगों ने उनको चुना वो पूरा हो पा रहा है, और खुद इंजीनियर रशीद साहब का कोई भला नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैं जानना चाह रहा हूं, जहां तक आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ये चीजें तो अदालत जो आलिया है उसको मद्देनजर देखनी चाहिए कि इतने लोगों को वो बिना रिप्रेजेंटेशन के नहीं रख सकते, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब को एक बड़ा मैंडेट मिल चुका है, और ये हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ कि कोई जेल से जीत के आया है। ऐसे कई बार कई लीडर ऐसे हैं जो जेल से जीत के आए हैं, और उस चीज का कहीं ना कहीं ख्याल रखा गया फिर बाद में। और जिस तरह के आप एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब पे आप खतगने लग गई कि एक्सपेंस देना है लगभग 1,45,000 के करीब उसको डेली जो उसके एक्सपेंसेस के लिए देना होगा, तो उसके लिए हमारा हक बनता है कि हम कोर्ट से फिर से रुजू करें, कोर्ट को हम ये कहें कि ये जस्टिफाइबल नहीं है। हमारा हक है, आप उसमें उस हक को छीनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? हमारा हक बनता है, जिस तरह से हमारा बेल हमारा हक था, तो इसी तरह से ये भी हम इसमें अपील करने का हमारा हक है। हम कोर्ट को बोल सकते हैं कि ये जस्टिफाइबल नहीं है। अगर हाँ कुछ एक एक्सपेंस नहीं, बात इतना भी नहीं कि 1,35,000 आप एक कैदी से लेंगे ताकि वो एक पार्लियामेंट इलेक्शन ये पार्लियामेंट सेशन अटेंड करे, जो उसका हक है बस एक पार्लियामेंटेरियन के। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ताकतें ऐसी है कि जो चाह रही हैं कि इंजीनियर रशीद साहब बाहर नहीं आने चाहिए। हालांकि अगर कोर्ट उनको इजाजत देता है और उनको ये इजाजत देता है कि वो पार्लियामेंट अटेंड करे, मगर कुछ ताकतें ऐसी है जो इसको पीछे खींच रही हैं कि वो चाह रही हैं कि इंजीनियर रशीद साहब, मुझे बिल्कुल इस बात से बोलने में कोई ये हिचकिचाहट नहीं है कि यहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं जो अभी हुकूमत में है, उनका भी इसमें रोल है। वो भी कहीं ना कहीं ये चाह रही हैं कि इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचने चाहिए, वो यहाँ के लोगों की आवाज नहीं बननी चाहिए, वो इसमें भी बराबर उनका रोल। चलिए, हम तो नेक ख्वाहिशात का इजहार ही करेंगे और ये चाहेंगे कि कोर्ट का फैसला आपके हक में आए, लेकिन ये देखना काफ़ी खास होगा कि कल की क्या बातचीत होती है हाई कोर्ट में। शुक्रिया फिरदौस साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए और तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए। तो फिलहाल कुछ चीज़ें ऐसी गुंजलक हैं जिस पर बात करना ज़रूरी है। एक बड़ी चीज़ और आ रही है जो मैं सोहेल काज़मी साहब की तरफ आऊँगा इस सवाल के साथ। 80-90 की दहाई में अलगाववाद की सियासत करने वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अब जम्मू कश्मीर में तारीख का हिस्सा बनती जा रही है। 24 घंटे के अंदर 2 और तंजीमों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से किसी तरह से राब्ता और ताल्लुक न रखने का ऐलान किया। इससे पहले 2 कर चुकी थी, अब 2 ने किया है। इन तंजीमों का नाम जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तिक़लाल और जम्मू कश्मीर तहरीक
इस्तकामत है। वाज़ेह रहे कि एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अपने आप को बरात या अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। काज़मी साहब, दो पार्टियां और टोटल 4 हो गई मेरे ख्याल से। MHA ने भी वाहवाही की है, बहुत खैर मकदम किया है। सवाल यह है कि आप किस नज़र से इस चीज़ को देख पा रहे हैं, आने वाले जम्मू कश्मीर को भी और इस तरह की जो तब्दीली मेन स्ट्रीम से जुड़ने की। बहुत बहुत मुबारक की बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और MHA के लिए कि उनकी पॉलिसीज, उनकी इन्वेस्टमेंट पीस को प्रिवेल करने के लिए वो कहीं ना कहीं आपके सामने उसके डिविडेंड्स आना शुरू हो गए कि लोग जो इन जमातों से जुड़े हुए थे, आज उनकी ना तो बेस है जम्मू कश्मीर में, ना उनको सुनने वाला कोई है, ना पाकिस्तान की जो वो प्रोपोगेशन है वो लोगों को वो समझा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है मरकज की, और मैं सल्यूट करता हूं जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं यहाँ जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं कि उनके एफर्ट जो है वो रंग ला रहे हैं। और मैं समझता हूं ये 2-4 नहीं, अगर इस तरह की 50 और भी तंजीमें हैं, चाहे वो सिंगल हैंडेड कोई चला रहा है, उनको बिल्कुल मेन स्ट्रीम सिस्टम के साथ जुड़ जाना चाहिए और एक एफिडेविट दे के अपने आप को डिक्लेयर करना चाहिए कि हम ऐसी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी लोगों के साथ काम नहीं करेंगे जो एंटी नेशनल्स हैं, जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को चलाना चाहती हैं या लोगों को गुमराह करना चाहती हैं और फिजा को खराब करना चाहती हैं। तो मैं समझता हूं पिछले 10-11 साल की जो इन्वेस्टमेंट रही, जो आप कंडीशंस और जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर की देख रहे हैं, और पाकिस्तान भी बौखलाहट में, और आप देख रहे हैं कि आज भी जो कठुआ का इंसिडेंट हुआ है वो सिर्फ बौखलाहट है। यहाँ के पीस और यहाँ की डेवलपमेंट को देख के परेशान हो रहा है कि लोग खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे से बुजुर्ग तक अपने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल काम कर रहा है। और मरकज की पॉलिसीज जो है ऑन ग्राउंड जो है इंप्लीमेंट हो रही है, चाहे वो सड़कों का जाल है, चाहे वो पुलों का जाल है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का जाल है, और एक चुनी चुनाई सरकार आपके सामने दे दी है जो मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी से आपके, ये वैसी सरकार नहीं है जो पहले हुआ करते थे। आज उमर अब्दुल्ला भी अकाउंटेबल हो चुका है। जब वो पहली बार पार्लियामेंट में हार गए इंजीनियर रशीद से, तो उनको भी पता चल गया कि आप लोग वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे कि नहीं मेरे चीफ मिनिस्टर है तो मैं भी जीत जाऊंगा, और 2-5% पोलिंग हुआ करती थी। आज 70% पोलिंग हुई है, और जो बिल्कुल ठोक बजा के आया है वो बिल्कुल लोगों के ISI जो है मार्क्स के साथ असेंबली में बैठा है और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक जमहूरियत की मजबूती है, ये लोगों के दिलों को जीतने के लिए मैं समझता हूं काम हो रहा है, और इस पे पूरा क्रेडिट जो है मरकज को जाता है और मरकज की पॉलिसीज को जाता है, और उसका डिविडेंड जो है वो इन जमातों के जुड़ने के साथ, इन जमातों के एफिडेविट देने के साथ और मजबूत होता है। इनको देख के बाकी लोग जो सोचते थे उनके पास बदलने का मौका है। बहुत ही खूबसूरत बातें कही। और काज़मी साहब, जिस तरीके से आपने इस्तकबाल किया, यकीनन ये चीज़ें आइंदा जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर के बदलाव में एक अहम रुख अख्तियार करेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए। तो फिलहाल इन तमाम तर चीज़ों से जुड़ी हुई सभी लोग इसका इस्तकबाल करेंगे, हम करेंगे, आप भी करिए, लेकिन इससे जुड़ी हुई चीज़ें और भी क्या हैं, पहले आपको सुनाते हैं इसकी तफसीलात। अच्छी बात है, मैंने कल भी कहा इसके ऊपर हम वेलकम करते हैं ऐसे स्टेप्स को जो लोग कौमी लौ लंगर में आना चाहते हैं। अगर उग्रवाद चलाएंगे तो वो तो जाहिर सी बात है वो चलने नहीं देंगे, और हम लोग ऐसे सभी चीज़ों पर वेलकम करते हैं। जो भी ऐसे लोग जो वापस आए जिन्हें कौमी लौ लंगर नेशनल इंटरेस्ट में काम करने की चाहत दिखाई, उनका हम वेलकम। किसी जमाने में जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का एजेंडा चलाती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब जी की सरकार ने और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जो आतंकवाद और अलगाववाद पर कड़ा प्रहार किया है, उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के अथक प्रयासों और निर्णायक निर्णय लेने की जो क्षमता है और जो राष्ट्र हित में निर्णय मोदी साहब और अमित शाह साहब ने लिए हैं, ये उसी का